हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्व जी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे ज्योग्राफी क्लास 8 का, जो हमारा है थर्ड चैप्टर कृषि। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। ये हम पूरा सीटेट के लिए देख रहे हैं, फिर 2 चैप्टर और है, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। देखिए कृषि, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करने से हुआ। इसका क्या अर्थ हुआ? कृषि करने से, ठीक है, एग्रीकल्चर। अब हम देखते हैं यहाँ से। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। कौन कौन सी? देखो, पौधे से लेके परिष्कृत मतलब छोटा, आप एक समझो छोटा चुंजा सा पौधा जो है हमारा, उसके रोपाई मतलब कि बीज से लेके उसके उगने तक का कौन कितने क्रियाएं सम्मिलित हैं? 3। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं सम्मिलित है। सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। अभी यही आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब सबका अलग अलग पूछेगा किसमें क्या रखा जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे कृषि हो गया, मत्स्यन हो गया, संग्रहण हो गया, इसकी उदाहरण है। आपसे ये पूछ लेगा कृषि और मछली पालना और इसका मतलब कि संग्रहण हो गया, अनाज वगैरह इकट्ठा करना, ये किसके किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी ये चीज़ समझ लीजिए, प्राकृतिक संसाधनों से जो चीज़ है, जो चीज़ उत्पादित हो रही है, जो हो रहा है, उसको हम क्या किस में रखेंगे? प्राथमिक क्रिया में। द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के परस्करण से संबंधित है। जैसे इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं का उदाहरण। आपसे पूछ लेगा डबल रोटी पकाना किसका उदाहरण है? तो द्वितीय क्रिया याद रखिएगा, डबल द डार है और द डबल रोटी, ये हो गया, ठीक है। अब तृतीय क्रियाएं, तृतीय प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्षेत्र के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। देखो, तृतीय क्रियाएं जो है ना, ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। जैसे यातायात हो गया, इनको ले जाने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए ना यार, तो यातायात हो गया। व्यापार, बिजनेस करने के लिए कुछ चाहिए, बैंकिंग, पैसा रखने के लिए चाहिए, लोन चाहिए, बीमा, विज्ञापन, तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है ये। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? हमारी एक प्राथमिक क्रिया है। फसल, फल, सब्जी, फूलों को उगाना, पशुधन भी इसमें शामिल है। तो आप क्या याद रखेंगे? कृषि क्या है? हमारी एक प्राथमिक क्रिया है, और इसके अंदर मतलब फसलें हो गई, फल हो गया, सब्जियां, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न, मतलब 50% लोग जो है वो कृषि कर रहे हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक की कृषि कार्य पर निर्भर है। मतलब 2/3, समझ रहे हो ना, इतनी संख्या जो है वो किस पर निर्भर है? कृषि पे। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। मतलब देखो, अच्छा स्थलाकृति मतलब कि स्थल अच्छे होने चाहिए, अच्छी मृदा होनी चाहिए, अच्छा जलवायु होना चाहिए, तभी मतलब कृषि जो होगा वो अच्छे से हो पाएगा। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। याद रखिएगा, कृषिगत भूमि कहते हैं जिसपे फसल उगाई जाती हैं। अभी मैं आपको 2024 ये जनवरी वाला जो पेपर हुआ था ना, उसका क्वेश्चन दिखाऊंगी इसी चैप्टर का अभी पढ़ा के। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ये एक चीज़ यहाँ से, ये वाला तो याद एकदम अच्छे से रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये भूलेंगे तो क्वेश्चंस तो हो नहीं पाएगा, उठा उठा के फेंक देंगे हाँ अगर आप लोग गलत किए हैं एसएसटी में। एग्रीकल्चर यानी कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये रेशम के कीटों से संबंधित है, मतलब रेशम के कीटे जो पाले जाते हैं इससे संबंधित है। देखो आप अब हमको पता है, भूल जाओगे। स से सेरी हो गया, र से रेशम, यहाँ पे र भी है और स भी है, तो दोनों के एक तरह से मतलब जो वो शब्द है उसको जोड़ लीजिएगा। श हो गया और र हो गया, तो रेशम, सेरीकल्चर। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। पीसी कल्चर, मत्स्य यानी मछली जो पाला जाता है। प से पीसी हो गया, पालन से मछली पालन, ठीक है, याद रखिएगा। पीसी कल्चर मछली का। विटिकल्चर अंगूर की खेती का। विटिकल्चर क्या है? अंगूर की खेती का है। देखो एक चीज याद रखिएगा, इसको दाक्षा कृषि भी कहते हैं, तो याद रखिएगा विटिकल्चर अंगूर। हार्टिकल्चर वाड़ी, जिसे मतलब सब्जी, फूल, फल, ये सब जो है वो किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर से। तो कैसे हो गया? सेरीकल्चर किससे हो गया बताइए आप लोग? रेशम, पीसी मछली, विटी अंगूर, हार्टी सब्जी, फल, फूल, इससे हो गया। अब कृषि तंत्र देखते हैं। देखो, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई,
सिंचाई और निराई कटाई मतलब इसकी कुछ प्रक्रियाएं, ये सब तो होता ही है। इस तंत्र के निर्गत के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार, कृषि दो प्रकार के होते हैं। देखो, कृषि विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर के आधार पर कृषि दो भागों में बांटी जाती है। कौन कौन सी? निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब निर्वाह कृषि क्या है? देखिए, निर्वाह कृषि जो है ना, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम कृषि मतलब जो होता है निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये मतलब परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किया जाता है, जो ये निर्वाह कृषि है। अब गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, हम इसको देखते हैं। गहन निर्वाह कृषि, देखो, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु, उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसलें होती हैं गहन निर्वाह कृषि की। अन्य फसलों में गेहूं हो गया, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के संघनक जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में किया जाता है। आदिम निर्वाह कृषि, देखो, आदिम निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण इसमें शामिल है। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि में कौन? स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण इसमें शामिल है। स्थानांतरित कृषि, देखो, अब यहाँ से आपको नाम आएगा, और नाम आएगा, अगर आपने नाम गलत किया तो बहुत पीटेंगे। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के संघनन वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यह स्थानांतरित कृषि, ये अपने भारत में ही होता है, उत्तरी पूर्वी, जिसको हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्ष को काट कर जलाकर भूखंड को साफ कर देते हैं, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कशावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है, मतलब नए जगह, नए जमीन पे चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए, स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? कर्तन और दहन। अब यहाँ से ये याद रखिएगा, स्थानांतरित कृषि का नाम ना विश्व में हर जगह अलग है। झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत में, आपको इतना तो पता ही है। मिल्पा कहाँ पे है? मैक्सिको। याद रखिएगा, म से मिल्पा हो गया, म से मैक्सिको हो गया, तो मिल्पा स्थानांतरित कृषि का नाम जो मिल्पा है वो मतलब मैक्सिको में किस नाम से जानते हैं? मिल्पा कृषि। रोका ब्राजील, रा रहा है ना, रा रहा है ब्राजील ना, ठीक है, ब्राजील, तो ये आ रहा है ना, तो याद रखिएगा रोका हो गया। लद्दाख जो है ये मलेशिया, ये ला आ रहा है और ल इसमें भी आ रहा है, ल, कंफ्यूज नहीं हो। मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील में, लद्दाख मलेशिया, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, इनका अन्य नाम है। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। ये चलवासी पशुचारण, ठीक है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है, तब इसका नाम देखो चलवासी, मतलब चलो, ठीक है, निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। मतलब इसका ये कहने का अर्थ है कि मान लीजिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है और वहाँ का कुछ खाने पीने का सब सामान खत्म हो गया, तो दूसरी जगह तो जाना ही पड़ेगा ना। अब ये चित्र में देख रहे हैं, वो पूरे पशु लेके अपने जा रहे हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। पशुचारक किसको पालते हैं? मुख्यतः भेड़ हो गया, ऊंट हो गया, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि, अब यहाँ वाणिज्यिक कृषि से आप समझ रहे हो ना, मतलब कि जो फसल उत्पादन बाजार में बेचा उचा जा सकता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि भी शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से लगाई जाती है, मतलब कि व्यापार की दृष्टि से। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये लाइन याद रखिएगा, कहाँ से? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो प्रदेश है वो शीतोष्ण घास के मैदान है, और ये वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त है, प्रमुख क्षेत्र है, मतलब अच्छे से यहाँ पे उगता है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। देखो, अत्यधिक ठंड रहेगा तो एक फसल आप तो उगा नहीं पाओगे, उस फसल खराब होने लगती है ना।
मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि कैसे किया जाता है? मिश्रित कृषि जो है ना वो भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। क्या? ये मिश्रित कृषि। अब रोपड़ कृषि हम देखते हैं। रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एक एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। वो तो होगी ही ना, जहाँ केला, रबड़, काजू वगैरह उगाना होगा। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल विकास की अनिवार्यता होती है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश मतलब इधर के एरिया, समझ रहे? मलेशिया में रबड़, अब यही आपसे पूछेगा और यही आप गलत कर दोगे। पूछेगा मलेशिया में, आपको कुछ और दे देगा। तो मलेशिया में क्या उगता है? रबड़ होता है। ब्राजील में कहवा, मतलब ब्राजील का कॉफी तो एकदम फेमस है ना। भारत और श्रीलंका में चाय, याद रखिएगा। मलेशिया का रबड़ जरूर याद रखिएगा। ब्राजील का कॉफी, चाय तो आप याद ही रख लेंगे। अब मुख्य फसलें देखते हैं। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मतलब अलग अलग, अब बड़ी इतनी जनसंख्या है तो भाई जाहिर सी बात है कि बहुत सारे प्रकार की फसलें उगाई जाएंगी। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसल है। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें, मतलब पीने वाली। अब यहाँ से देखो चावल कैसे उगता है, गेहूं, और यहीं से मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी अभी। सबसे पहले आता है चावल। चावल कैसे कैसे जलवायु में वो कैसी चीज़ है? यहाँ विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। कौन? ये हमारी जो चावल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। कैसे? गर्मी में लगाया जाता है, उच्च तापमान होता है ना, और आर्द्रता भी होती है, और वर्षा की भी आवश्यकता, पानी भी बरसता है। तो समझ रहे हो ना? इस तरह से यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता सर्वोत्तम ढंग से ये बढ़ती हैं। ठीक है, चीका युक्त मतलब जलोढ़ मृदा में होती हैं। और इनके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है ये भी देख लीजिएगा। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। चीन कौन सा है? नंबर 1 पे। इसके बाद भारत है, सेकंड पे अपना भारत, फिर जापान है, फिर श्रीलंका है, फिर मिस्र है। अनुकूल जलवायु की दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती हैं। याद रखिएगा, बंगाल हो गया, फिर बांग्लादेश, उसमें एक वर्ष में 2 से 3 फसलें मतलब उगाई जाती हैं एक वर्ष में। हमारे यहाँ तो एक वर्ष में 2 ही फसलें उगाई जा रही है ना, धान, फिर आता है रबी की फसल गेहूँ। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा एवं शस्य कर्तन के मतलब की के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जैसे अभी देखो गेहूं की बात होगी ना, अभी बाद में बोया ही जाएगा। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा और सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से पाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है गेहूं। मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। मोटे अनाज के रूप में किसको जानते हैं? मिलेट को ना। ये और ये कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। और ये थोड़ा कम उपजाऊ होता है, और कहाँ पे मतलब उगाया जा सकता है? बलुई मृदा में। ये ऐसी फसलें हैं जिसे कम वर्षा और उच्च मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी ये भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश भी हैं। मक्का अब हम लोग देखते हैं। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, देखो मक्का के लिए कैसे मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। कपास, देखो कपास का हम आपको दिखा देते हैं। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा 200, देखो इसकी वृद्धि के लिए क्या चाहिए? इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 2 से 200 तक पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम होती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश है, मतलब नंबर 1 पे। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब पटसन देखते हैं, और पटसन से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको सुनहरा रेशा कहते हैं, याद रखिएगा। सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं? पटसन को बोलते हैं। इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। कैसे मृदा में? जलोढ़ मृदा में अच्छे से। और ऐसे ही लाइन उठा के, आपको पता है, ऐसे ही सीधे लाइन उठा के यहाँ से यहाँ तक उठा के इन्होंने दे दिया है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे से विकसित होती है। इसे उच्च तापमान, और इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है कि नहीं? इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है
और भारी वर्षा, ठीक है। इसे और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, नहीं करेंगे ना फिर आप लोग को बताऊंगी मैं। उच्च तापमान और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की, किसकी? आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी देश उत्पादक देश है, मतलब पहले भारत में और फिर बांग्लादेश में। और इसमें यह कैसे, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ पहले इसका वाला। अभी हमने देखा, देखो, भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक देश है, ये तो हमने देखा है। उसके बाद पटसन की वृद्धि के लिए बल प्रदान करने वाले कारक, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, बिल्कुल। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अभी हमने देखा इसे उच्च तापमान, लेकिन इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, इसे भारी वर्षा की, अभी हमने देखा सी कट गया ना, तो ये सी काट दो। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए बी डी सही है। तो देखिए मैं आपको बोल रही हूँ कि लाइन टू लाइन आता है, तो आगे का भी हम देख लेते हैं। आपने देखा ना कैसे लाइन टू लाइन उठा के दे दिया, तो इसी तरह से आते हैं। तो फिर आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, बाकी मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगी, नोट्स में सारे कुछ मैंने दे दिया है। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए कैसी ढाल उपयुक्त होती है? पर्वतीय, ठीक है। ब्राजील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है, इसके पश्चात कोलंबिया और फिर भारत है, ठीक है। ब्राज़ील के बाद कोलंबिया, फिर उसके बाद इंडिया। देखो कॉफ़ी के पौधों की खोज कैसे हुई थी। कॉफ़ी के खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईसा पूर्व में काल्दी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, वो बकरी चरा रहा था, 850 ईस्वी में काल्दी नामक था, ठीक है। अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर वो परेशान हो गया। उसकी बकरियां जो थी उछल कूद रही थी तो परेशान हो गया था। एक दिन उसने भी उसे सदाहरित पौधों की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। मतलब वो जब कॉफ़ी का पत्ता देखा, सोचा मैं भी खाता हूँ, मेरी बकरियां जो रोज उछलती कूदती रहती, फिर वो गया प्रतिदिन खाया करती थी। उसे आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में, संसार की खोज के मतलब विषय को बताया। फिर इस खाने पीने के बाद फिर लोगों को बताया कि ऐसा होता है। अब चाय का भी देख लीजिएगा आप लोग। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक फसल है, ये तो हम लोग का फेवरेट है। इसके कोमल पत्तियों को वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास, अब यहाँ से कृषि का विकास देखते हैं। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, इस तरह से। मतलब ये सब तो हम लोग, देखो यार, हम लोग इतना तो जानते हैं, हम लोग और सब लोग ऑलमोस्ट गाँव के ही हैं। उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीजों को उपयोग द्वारा कृषि का मशीनरीकरण भी किसान के विकास का एक अन्य पहलू है। अगर अच्छा मशीन होगा तो और मतलब अच्छे से वो होगा। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, मतलब कि खाने पीने की जो चीज़ें उसकी सुरक्षा है उसको बढ़ाना है, अच्छे से रहे। और जब मतलब कभी कुछ ज़रूरत पड़े, मान लो कोई अकाल वगैरह पड़ता है तो खाने के लिए हमारे पास स्टोर बचा रहे। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ करती थी। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। कैसे? अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर समांतर जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। जैसे हम लोग के घर पे यार वही चीज़ उगाई जाती है ना जो हम लोग खाते पीते हैं। थोड़ा बहुत बचता है तो बचाता वो भी नहीं। बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे क्या होता है, वाणिज्यिक के लिए किया जाता है। आओ हम दो फर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों के कृषि के विषय में हम जानते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। भारत का एक फर्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है। मुन्ना, देखो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कौन सा है? आदिलाबाद एक गांव, छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर जो है एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गाँव में है। उसका घर क्या है? गाँव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है, मतलब कि खरीद के लिए आता है, जिससे अधिक बीज होते हैं। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम
कम 2 फसलें समानतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। मतलब उर्वर मतलब कि उपज सकती है, अच्छी भूमि है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि के कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। और किसान जो है ना वो अपने मित्र और बुजुर्गों के साथ किसी कृषि अधिकारी जो होते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह से पढ़ाई करे होते हैं ना, तो उनसे सलाह लेता है। वो अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। अब खेत की जुताई के लिए क्या करेगा, ट्रैक्टर तो लेगा ना। यद्यपि इसके कुछ मित्र अभी भी बैल से खेत को जोतते हैं, परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वो अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। देख रहे हो एकदम कहानी जुड़ी हुई है हम लोग की लाइफ से। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के एक शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है और वहाँ का एक सदस्य भी है। वो सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी उसको सलाह देते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं, सब लोग करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पादन को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूलन न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के कुछ कदम उठाए हैं। अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका का फर्म देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फर्म का औसत आकार भारतीय फर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पारूपी फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। किसान सामान्यतः कहाँ रहता है? फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है उसके पास, वो अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों का मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के लिए भेजता है। प्रयोगशाला में उसे पर्याप्त पोषक है या नहीं, मतलब पर्याप्त पोषक है या नहीं, या फिर खत्म हो गए। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे क्या करता है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। और देख रहे हैं ना, तस्वीर दे रहा है, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, समतलक और संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधित विधियों और संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्य भंडारण में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरण मार्केट एजेंसी में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि खेतिहर किसान की तरह। तो चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे आप परचेज करते हो। नोट्स जो है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है। पेडागोजी में आपको क्लास में कराऊंगी, डेली क्वेश्चंस कराऊंगी। 100 मतलब समझ लो 500 से ज़्यादा मैं पेडागोजी कराऊंगी, जाके पेडागोजी गलत ना हो। तो आपकी चैप्टर वाइज नोट्स है। नोट्स की प्राइस 49 रुपीज़ है। मैंने भी मतलब मेहनत से ही बनाया है यार, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है, कॉलेज जाना रहता है, तो मैंने भी मेहनत से बनाया। चैप्टर वाइज है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए आप लोग।